discuss some new MCQs related radiation and radiation protection. So, which of the following cell characteristics indicate a higher degree of radiosensitivity? We will discuss these with explanations. Radiosensitivity क्या है? So, there is a law for radiosensitivity, that is it is inversely proportional to the differentiation and replicating या फिर reproducing या फिर division reproducing capability. What thing is proportional? Radiosensitivity. So, according to this, for a thing to be highly radiosensitive, it should have a low degree of differentiation and high degree of reproducing capability. So, we will discuss the हायर डिग्री ऑफ रेडियो सेंसिटिविटी. उसके लिए हमें चाहिए कि डिफरेंशिएशन लॉ हो. तो फर्स्ट इज द आंसर हियर, लो डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन. लो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, नो, दैट शुड बी हाई. हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन इन अ टर्म मीन्स more than or equal to differentiation. So high degree, it is itself out. Higher metabolic rate. Metabolic rate has nothing to do with the radio sensitivity here. Then next, which of the following is considered a stochastic effect of ionizing radiation exposure? Although we have talked in a different video about the radiation effects, you can go and watch that. Otherwise, I can explain here in a few lines. Stochastic effects and deterministic effects. Stochastic effects are what? They occur by chance. They depend on law of probability कि होगा या नहीं होगा. Not seen in all who are exposed. They do not have a threshold. अगर होना है तो किसी भी डोज पे हो जाएगा. No dose is safe. इसका उल्टा एग्जाम्पल क्या है इसके? कैंसर इंडक्शन एंड हेरिडिटरी इफेक्ट्स. इसका उल्टा क्या है कि डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स में हमारे पास क्या है? दे अकर आफ्टर अ फिक्स्ड थ्रेशोल्ड. दैट थ्रेशोल्ड इज फिक्स फॉर एवरी रेडिएशन इफेक्ट सीन इन ऑल. कोई चांस का लेना देना नहीं, उसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, हर किसी में होगा. एक थ्रेशोल्ड के बाद होगा और सम डोज इज सेफ. थ्रेशोल्ड से पहले वाली जिस डोज पे नहीं हो रहा तो वो सेफ ही है. एग्जाम्पल है इसका एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, इरिदमा, कैटरैक्ट. दीज आर यूजुअली विद हाई डोजेज क्योंकि थ्रेशोल्ड तभी क्रॉस होगा. एंड दीज आर ड्यू टू व्हाट? सेल डेथ. एंड स्टोकेस्टिक इज ड्यू टू म्यूटेशन, cell mutation. So we will see which of the following is considered a stochastic effect of ionizing radiation exposure. Options देख लेते हैं. acute radiation syndrome डिटर्मिनिस्टिक होता है. ल्यूकीमिया कैंसर है तो स्टोकेस्टिक में आएगा. स्किन इरिदमा डिटर्मिनिस्टिक होता है. कैटरैक्ट फॉर्मेशन डिटर्मिनिस्टिक होता है. Then there comes the next question, what is the primary reason that scattered radiation from the patient is the most
significant occupational hazard for the radiographers. ऐसी क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से स्कैटर्ड रेडिएशन को ही सबसे ज़्यादा हज़ार्ड माना गया? पर्सनल डोजीमीटर्स आर अनेबल टू डिटेक्ट स्कैटर रेडिएशन। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोजीमीटर में तो आ जाता है स्कैटर रेडिएशन। स्कैटर रेडिएशन हैज़ अ हाई एनर्जी देन प्राइमरी बीम। नो, प्राइमरी बीम से थोड़ी सी कम एनर्जी होती है स्कैटर रेडिएशन की। द पेशेंट बिकम्स अ सोर्स ऑफ रेडिएशन दैट एमर्जेस इन ऑल डायरेक्शंस। दिस इज़ द रीज़न कि ये हमारा पेशेंट है, इसको अगर रेडिएशन आया, फिर ये स्कैटर किया इसने हर तरफ, तो स्टाफ कहाँ खड़ा होगा? ये तो सारा ऑल डायरेक्शंस में प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ से लेगा? डी इज लीकेज रेडिएशन फ्रॉम द ट्यूब हाउसिंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजिस्ट। नो, दिस इज नॉट द आंसर हियर. So which of the following would result in the largest decrease in the radiation exposure to an individual based on the cardinal principles of radiation protection? First of all, what are the cardinal principles of radiation protection? These are time, distance and shielding. टाइम को रखना है मिनिमम, डिस्टेंस को रखना है मैक्सिमम, और शील्डिंग शुड बी डन. तो अब मिनिमम और मैक्सिमम तो हमने देख लिया, लेकिन जो डिस्टेंस है दैट वेरीज बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो अगर हमें 2 टाइम्स डिस्टेंस कर देते हैं तो रेडिएशन हमारा हो जाएगा 1/4 टाइम्स. रिड्यूसिंग द एक्सपोजर टाइम बोला हुआ है कि सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ करना है रेडिएशन में. रिड्यूसिंग द टाइम बाय हाफ से टाइम को रिड्यूस करेंगे तो रेडिएशन मानो पहले R मिल रहा था तो ये हो जाएगा R/2. कॉलिमेटिंग द बीम टू हाफ इट्स ओरिजिनल एरिया. वियरिंग अ 0.25 लेड इक्विवेलेंट एप्रन. 77% इफेक्टिविटी होती है 0.25 mm लेड इक्विवेलेंट एप्रन की. डबलिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स. अगर आप डिस्टेंस को डबल कर देते हो तो रेडिएशन आपका बच जाता है R/4. लार्जेस्ट डिक्रीज पूछा गया है तो R से R/4 जाने में 3/4 का डिक्रीज़ है. यहाँ पे 1/2 का डिक्रीज़ है, यहाँ पे कुछ कम ही डिक्रीज़ है, यहाँ पे भी मतलब दिस इज़ मोर देन 80. So the answer here is doubling the distance from the radiation source. Among the different types of ionizing radiation, which one is characterized by highest ionizing capability but is unable to penetrate the outer layer of the skin? तो different type के ionizing radiations देख लेते हैं क्या होते हैं. Radiation is of 2 types. One is particle, one is wave. Particle is alpha, beta, neutron. Wave is X-ray and gamma. अल्फ़ा का क्या है? इट इज़ मैक्सिमम आयनाइज करती है, मैक्सिमम आयनाइजेशन है. बट क्योंकि आयनाइजेशन बहुत मैक्सिमम बहुत जल्दी हो जाता है तो कांट पेनिट्रेट. बीटा का क्या है? बीटा है थोड़ा सा कम आयनाइजिंग है इसके मुकाबले बट कैन पेनिट्रेट. सेम इज विद न्यूट्रॉन. एक्सरे एंड गामा रेज क्या है कि इनमें से लीस्ट आयनाइजिंग होते हैं बट पेनिट्रेट वेरी वेल. सो यहाँ पे पूछा गया है कि हाईएस्ट आयनाइजिंग कैपेबिलिटी हो बट अनएबल टू पेनिट्रेट द आउटर लेयर ऑफ द स्किन ऑल्सो. सो आंसर इज हेयर अल्फा पार्टिकल्स. और जब ये नहीं पेनिट्रेट कर सकता है तो दैट मीन्स इफ अल्फा कैन नॉट पेनिट्रेट इट कैन नॉट कॉज हार्म फ्रॉम आउटसाइड. तो फिर कहेंगे कि हार्म कब क्रिएट करता है?
whenever it is either inhaled or ingested, मतलब इनसाइड बॉडी अगर आपके अल्फा रेज हैं तो दे विल कॉज maximum harm they can cause. So this was all. Next is, what is the primary function of the filtration in the diagnostic X-ray tube? फिल्ट्रेशन हम किस लिए करते हैं? फिल्ट्रेशन क्या है कि ये आपकी ट्यूब है, इसके आगे आपने यहीं पे एक फ़िल्टर लगा दिया, रेज़ यहाँ से जाएंगी पेशेंट तक। यहाँ पे फ़िल्टर लगाने का क्या मतलब है कि आप अनवांटेड जो भी एक्सरे फोटोन्स हैं उनको डिक्रीज़ कर सको। अनवांटेड फोटोन्स कौन से होते हैं? जो कि डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इमेज फॉर्मेशन। और ये अनवांटेड कौन से होते हैं? विच डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इमेज फॉर्मेशन, दे आर लो एनर्जी एक्सरेज। क्यों नहीं इमेज प्रोड्यूस करते हैं? बिकॉज दे एंटर पेशेंट बट कैन नॉट एग्जिट। पीछे डिटेक्टर प्लेट तक पहुंचते ही नहीं है। सो टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फोटोन्स इन अ बीम, नहीं, अगर ऐसा करना होता है तो हम MAS बढ़ाते हैं। इफ़ वी नीड टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फोटोन्स इन अ बीम, टू फोकस द एक्सरे बीम ऑन टू अ स्मॉलर एरिया, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करना है तो हम कॉलीमेशन करते हैं। टू एलिमिनेट नॉन यूजफुल लो एनर्जी फोटोन्स, C इज़ द आंसर हियर। टू कन्वर्ट एक्स रेज इनटू विजिबल लाइट, नहीं, ये हम करते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ। देन जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज। व्हाट इज जेनेटिकली significant dose is a measure used to assess the radiation risk. Genetically significant dose, it is used to assess the radiation risk to the whole population. And GSD में genetically क्या है कि genetically कौन कितना susceptible है, means it is based on genes। मतलब जीन पूल ऑफ एंटायर पॉपुलेशन क्या है एंड उसकी वजह से कौन सी पॉपुलेशन कितनी जेनेटिकली ससेप्टेबल है किस डोज के लिए। तो वो जो डोज पता चलती है कि हाँ इस पॉपुलेशन को इस डोज पे इतना इफेक्ट होगा, दैट इज़ जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज। सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रोसीजर, नो, वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट अ सिंगल इंडिविजुअल। एंटायर पॉपुलेशन फ्रॉम ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ओनली, नो, पूरी पॉपुलेशन तो वैसे ही कभी ऑक्यूपेशन नहीं कर रही सेम। एक्टिव बोन मैरो ऑफ द पॉपुलेशन, नो। Then during a C-arm fluoroscopy procedure, where is the scatter radiation most intense? It is most intense on the entrance side of the patient near the X-ray tube. This is the X-ray tube here. This is the C-arm. आर्म पे यहाँ पे आपकी एक्सरे ट्यूब लगी है, ये आपका पेशेंट है, ठीक है। तो ये आपका पेशेंट है। जब आप इस आर्म को यहाँ ले जाएंगे तो ये एक्सरे ट्यूब विल प्रोजेक्ट लाइक दिस। तो ये स्किन एंट्रेंस करने से पहले यहाँ पे जो है, दिस इज़ द मैक्सिमम रेडिएशन डोज, स्कैटर रेडिएशन। ऑन द एग्जिट साइड ऑफ द पेशेंट नियर द इमेज इंटेंसिफायर, नहीं। डायरेक्टली अबव द पेशेंट परपेंडिकुलर टू द बीम, नहीं। इट इज़ इक्वली इंटेंस ऑन ऑल पोजिशंस अराउंड द पेशेंट, नो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लो एनर्जी फोटोन्स भी होते हैं, एक्सरेज होती हैं जिनको फिल्टर आउट नहीं किया गया होता है। विच रेडिएशन डोज रिस्पॉन्स कर्व मॉडल इज़ यूज्ड एज अ कंजर्वेटिव बेसिस फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स, अज्यूमिंग दैट एनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन हैज़ पोटेंशियल हार्म।
This is LNT, linear no threshold dose curve. कि इसके हिसाब से क्या है कि एनी डोज इज़ हार्मफुल, मतलब ये ग्राफ यहाँ ज़ीरो से शुरू हो रहा है, ज़ीरो के बाद अगर 1 डोज है तो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, एंड इट इंक्रीजेज लीनियरली बिटवीन द एक्सपोजर एंड द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन. सो आंसर हियर इज linear non-threshold. Which of the following is the advantage of DR system over CR that contributes to radiation safety? फ़र्क क्या है DR में और CR में? DR का एक फ़ायदा क्या है कि images are digital radiography है, images are acquired digitally, so you can manipulate them multiple times and which will lead to decreased retake. गलतियाँ कम हैं तो आप उसको रीटेक बार बार नहीं लेना पड़ेगा. DR इमेजिंग प्लेट्स आर मोर रेजिस्टेंट टू डैमेज फ्रॉम रेडिएशन. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. DR सिस्टम्स डू नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ ए रेडियोग्राफिक ग्रिड. नो, ऐसा नहीं है. DR uses a thick lead backing to absorb more scatter. नहीं. DR allows for immediate image acquisition and review. एंड ये चीज़ जब हो जाती है तो इट डिक्रीजेज, मिस्टेक भी नहीं होगी और आपको री एक्सपोजर भी नहीं देना पड़ेगा, एंड हेंस इट इज़ बेटर in view of radiation safety. The radioisotope iodine 125 is commonly used in brachytherapy for treating prostate cancer. What is the primary radiation safety practice for protecting others from a patient with these permanent seed implants? कि अगर किसी को आपने ऐसा कोई रेडियो आइसोटोप दे दिया है और वो उसमें परमानेंट रहेगा, तो आप बाकियों को कैसे उस रेडिएशन से बचा सकते हो? पहला तो है टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग. उसके अलावा आप उस पेशेंट को ही कर सकते हो अलग, जो कि हम क्वारंटाइन या ऐसा कुछ पढ़ते थे कोविड के टाइम में. सो एडमिनिस्ट्रिंग पोटेशियम आयोडाइड टू फैमिली मेम्बर्स, there is no role of giving anything to anyone. Isolating the patient in a specially shielded hospital room, shielding room for 10 half lives. क्या है एक हाफ लाइफ में? क्या है कि आपने इतनी डोज दी थी, अगर आपने 1 दी थी तो उसको आधी ख़त्म होने में हाफ वो रह गई है, तो एक हाफ लाइफ वहाँ पे यूज़ हो गई है. फिर 1/2 का हाफ हो गया, 1/4, 1/8, 1/16. सो दीज आर द हाफ लाइफ्स. तो एक हाफ लाइफ यहाँ पे हो गई, 2, 3, 4 हाफ लाइफ के बाद 16 बचा. सो ऐसे ऐसे जब 10 हाफ लाइफ हो जाएंगी तो उसके पास रेडियो एक्टिविटी ही नहीं बचेगी, तो आपको शील्ड किससे करना पड़ेगा? सो द बेस्ट आंसर हेयर इज आइसोलेटिंग द पेशेंट इन स्पेसिफिकली shielded hospital room for 10 half lives. C is requiring the patient to wear a lead apron at all times. All times आप नहीं पहना सकते हो, it is very heavy. Applying the principles of time and distance. Time and distance is also a good option, बट यहाँ पे सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस है. आप कितना भी उसके पास कम जाओगे लेकिन कुछ तो एक्सपोजर होगा. डिस्टेंस आप कितना भी डिस्टेंस बढ़ा लो तो कुछ तो एक्सपोजर होगा. सो बेसिकली इम्पॉर्टेंट हेयर इज व्हाट? शील्डिंग. What is the primary purpose of the Deadman switch on a fluoroscopy unit? Deadman switch क्या होता है? Deadman switch is what? कि एक स्विच है जिसको जो भी टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजिस्ट है, जो भी यूज़ करता है, वो उसको कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिवली अगर प्रेशर दे रहा है तो ही फ्लोरोस्कोपी मशीन काम करती है, तो ही रेडिएशन
निकलता है. इट इज़ गिवन इन अ पॉजिटिव फॉर्म इन ऑर्डर टू, कि आप नेट चला के अगर आप भूल गए तो रेडिएशन निकलता रहेगा. तो जितने टाइम के लिए आपको फ्लोरोस्कोपी चाहिए उतने टाइम तक आप उस बटन को प्रेस करके रखें, और जैसे ही आप प्रेस करना बंद हो जाएगा तो रेडिएशन बंद हो जाएगा. टू टर्मिनेट द एक्सपोजर इफ़ द ऑपरेटर बिकम्स इनकेपेसिटेड, कि ऑपरेटर इतना थक गया है कि वहाँ से उसको नहीं चला पा रहा, तो टर्मिनेट हो जाएगा. दिस इज़ द होल पॉइंट हियर. डेडमैन स्विच लगाने का पॉइंट ही ये है. टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट द KVP एंड MA, नो, दिस इज पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल, AEC. To lock the Siam in a specific position? No. To sound an alarm after 5 minutes of beam on time? No. So this was all about this session. I hope it helped. We will come with a new video, new topic. Thanks for patience listening.